तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको ऐसे चैप्टर के नाम से ही काफी कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर भी इस चैप्टर में भी हम इनहेरिटेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? किसी भी ट्रेट का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होना, ट्रांसफर होना। तो हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी कि हमारे पास जीन्स होती है जो डीएनए का पार्ट होती है और वो क्या होती है, इनहेरिट होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। लेकिन हम इस चैप्टर में अब बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस की। आप सबको पता है कि हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, लेकिन अगर हम बात करें सेल किससे बने हुए हैं, सेल सारे केमिकल कंपाउंड से मिलकर बने हैं। तो अब हम यहाँ पे उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे हम उसकी केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स या कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो इनहेरिटेंस में हेल्प करते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे ये आप देख सकते हो। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा ना, मतलब पूरी क्लास रहेगी वो ओनली डीएनए के ऊपर रहेगी। डीएनए में एक्चुअली हम पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि डीएनए को कौन बनाता है, जो एक्चुअल में हम +1 में ही कर लेते हैं जब +1 में बायोमोलिक्यूल्स आता है। लेकिन बहुत बार होता है कि +1 पे हम थोड़ा ध्यान नहीं देते, तो आज सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। यही क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। आरएनए वर्ल्ड क्या है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन। अगर आपको याद हो लास्ट चैप्टर में ही मैंने आप सबको इनके बारे में आइडिया दे दिया था कि हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद जो ये जीन है इनका रेगुलेशन कैसे होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, और लास्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जस्ट ओनली एक कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है, ये पैराग्राफ से आप खुद रीड कर सकते हो। इसमें सारी बातें ये लिखी गई है कि अब तक हम कैसे इनहेरिट होता है, उसका पैटर्न क्या है और जेनेटिक का बेसिस क्या है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेंडल के टाइम की, तो उस टाइम भी मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा था उसका नेचर क्या है, कैसे वो आपका इनहेरिट होता है, इसके बारे में हमें ज्यादा क्लियर आइडिया नहीं था। तो बहुत सालों बाद हमें ये पता चला कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है, नेचर ऑफ द प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल। प्यूटेटिव का मतलब होता है जिसको हम कंसिडर करते हैं या हम बोलते हैं सपोज टू, हम मान के चलते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल है। तो मेंडल ने जब फैक्टर कहा था तो उसके बहुत सालों बाद हमें क्या पता चला, द नेचर ऑफ प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल। और वो कौन होता है, डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, मोस्टली इन वायरस, ध्यान रखना सम वायरस है वहां पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए, ये क्या होते हैं, दीज आर दी न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और इनका बिहेव कैसा होता है, एसिडिक होता है, इसीलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड। अभी क्या होते हैं, दे आर दी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चलो फिर इसको आप खुद रीड कर लेना, एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। तो बात करते हैं डीएनए के बारे में। अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि हम डीएनए को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए क्या है, मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। बहुत कम ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें आरएनए होता है, कुछ वायरस के अंदर। अब डीएनए किससे बनता है, एक चीज और, असीमता और वासु प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठिए। आज सारा काम आपको खुद ही करना है। आज भी एक एक चीज आप खुद ड्रॉ करोगे तब आपको पूरी लर्न हो जाएगी। और मैं आपको 100% गारंटी देने को तैयार हूँ, अगर आप इस तरीके से करोगे ना, अगर आपको कभी सोकर उठकर भी बोलेंगे ना इस क्वेश्चन का आंसर दो, आप कभी भी उसको गड़बड़ नहीं करोगे, कभी भी नहीं। इसमें और उसमें रट्टे वाली भी कोई बात नहीं है, आपको पूरा ऐसे खुद ही लर्न हो जाएगा। लेकिन बस वो भी आपको यहाँ पे लिखकर प्रैक्टिस करनी है, जो जो चीजें मैं यहाँ पे बोलूंगी। तो अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो प्लीज कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए अभी। ठीक है, तो हमने क्या कहा, डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अब प्रेजेंट कहां पे होता है,
कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। कैसा बिहेवियर है इस डीएनए का? तो साफ साफ पता चल रहा है एसिडिक बिहेवियर है। अब ये डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो या राइबोस न्यूक्लिक एसिड। काम क्या करता है? क्या कहते हैं इसको? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। मतलब जीन्स को कैरी करता है और वही क्या होती है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है। अब हमने कहा ये डीएनए क्या है? इट इज अ न्यूक्लिक एसिड। लेकिन अब ये बना हुआ किससे है? इंपॉर्टेंट चीज वो है। तो डीएनए किसका बना हुआ है? डीएनए काफी लॉन्ग होता है और क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ पॉलीमर। ध्यान रखना, ये पॉलीमर है, मोनोमर नहीं है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? जहां पे बहुत सारी मोनोमर यूनिट, मतलब सिंगल यूनिट क्या होती है, आपस में कंबाइंड होती है और एक लंबा सा एक स्ट्रक्चर बना देती है। तो डीएनए क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर किसका है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। सिंपल सा मतलब ये है, आप ये समझ लो कि डीएनए किसका बना होता है? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ, हम कहते हैं यहाँ पे आपका, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए किसका बना होता है? डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ध्यान में क्या रखना है, न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर, बट न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है। ध्यान रखना इसके बारे में। न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड जब कंबाइन होता है आपस में तो यही न्यूक्लिक एसिड बनाता है, मतलब डीएनए का फॉर्मेशन करता है। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, जो किसको बना रहा है? एक डीएनए को बनाने में जिसका सबसे बड़ा रोल होता है, इसी का ही रोल है। तो अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की, तो इस न्यूक्लियोटाइड की 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं? सबसे पहला है नाइट्रोजिनस बेस। पहला कंपोनेंट कौन है? नाइट्रोजिनस बेस। अब यहाँ पे दो चीजें हमें इस वर्ड से पता चल रही है। पहली चीज तो क्या, कि कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। पहली बात तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? बेस, बेसिक की तरह प्रॉपर्टी है। तो न्यूक्लियोटाइड को बनाने वाला सबसे पहला कंपोनेंट कौन है? नाइट्रोजनस बेस। इसके बाद सेकंड जो कंपोनेंट है उसका नाम है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब क्या है? पेंट का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन वाली शुगर प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जो पेंटोज शुगर है, डीएनए में और आरएनए में दोनों में क्या होती है? डिफरेंट होती है। राइबो शुगर होती है आरएनए के अंदर और डीऑक्सी राइबो शुगर होती है डीएनए के अंदर। एंड लास्ट में आता है फॉस्फेट ग्रुप। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीजें हैं? 3 चीजें मिलकर क्या बनाती है? एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करती है। सबसे पहला नाइट्रोजनस बेस, सेकंड में पेंटोज शुगर एंड लास्ट में है फॉस्फेट ग्रुप। अब मैंने यहाँ पे जो आप राइट साइड में देख पा रहे हो, ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। अभी बनता कैसे, इसको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट उन्हें समझने के लिए, जो आप यहाँ पे ग्रीन पोर्शन में देख पा रहे हो, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ पे जो ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये क्या है? ये शुगर है। और यहाँ पे आप जो लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो, ये हमारे पास आपका फॉस्फेट ग्रुप है। जब नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप आपस में कंबाइन होते हैं ना, तभी वो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं? एक पूरी चेन बना देते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो क्या बाद में क्या बनाती है? न्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली वो खुद ही न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस पता क्या करेंगे? ये आपका नाइट्रोजनस बेस। हमने क्या कहा? न्यूक्लियोटाइड की 3 कंपोनेंट है।
तो प्लीज आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से? नाइट्रोजनस बेस, पेंटो शुगर और लास्ट में आता है फॉस्फेट ग्रुप। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजनस बेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं खुद ही आपको कुछ चीजें ड्रॉ करके बताऊंगी, उसके बाद हम यहाँ पे डायग्राम की तरफ मूव करेंगे। जैसे हमने क्या कहा कि हमारा जो डीएनए है, डीएनए को डीएनए की मोनोमर यूनिट कौन है? ध्यान रखना, मोनोमर में और पॉलीमर में कंफ्यूज नहीं होना है। डीएनए का मोनोमर कौन है? न्यूक्लियोटाइड है। और इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? सबसे पहला है नाइट्रोजिनस बेस। उसके बाद सेंटर में कौन आता है? सेंटर में सॉरी सेकंड में कौन आता है? सॉरी सेंटर में आती है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब है 5 कार्बन वाली शुगर। उसके बाद थर्ड में आता है फॉस्फेट ग्रुप। अब हम सबसे पहले यहाँ पे किसको डिस्कस करेंगे? नाइट्रोजनस बेस। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये नाइट्रोजनस बेस जो है, ये भी आपका 2 टाइप का होता है, ठीक है। 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्यूरिन और सेकंड होता है पिरिमिडिन। इसको प्लीज साथ साथ में नोट करते जाइए मेरे साथ। न्यूक्लियोटाइड का सबसे पहला कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस। 2 टाइप के होते हैं, पहला है प्यूरिन और सेकंड है हमारे पास आपका पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर 2 एग्जांपल चले आते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आता है एडेनाइन का। उसके बाद सेकंड एग्जांपल आता है ग्वानिन का। तो ए और इस एडेनाइन को हम ए से भी लिखते हैं और ग्वानिन को हम जी से भी लिखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इस एडेनाइन की और ग्वानिन की, ये होती क्या है? हमारे पास ये दोनों क्या होते हैं? प्यूरिन क्या होती है? एरोमेटिक रिंग होती है। और इस एरोमेटिक रिंग के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, मतलब नाइट्रोजन होता है। अब ये जो प्यूरिन जो है, इसमें कितनी एरोमेटिक रिंग होती है? 2 रिंग होती है। तो अगर कभी आपको पहचानने में आए ना प्यूरिन पिरिमिडिन, तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये चीज देखना कि हमारे पास जो प्यूरिन होते हैं वो क्या होते हैं? डबल मेंबर्ड रिंग होती है, डबल मेंबर। जो पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन में हमारे पास 3 मेंबर आते हैं। आप लर्न कर सकते हो CTU से, ठीक है। CTU में सबसे पहला आता है साइटोसिन, सेकंड में आता है थायमिन एंड थर्ड में आता है यूरेसिल। और अगर हम बात करते हैं पिरिमिडीन की, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होती है? ओनली सिंगल एरोमेटिक रिंग होती है, डबल मेंबर नहीं होती, मतलब सिंगल एरोमेटिक रिंग होता है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या बात की कि हमारे पास नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर 2 रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग 2 है इसके एग्जांपल, एडेनाइन और ग्वानिन। पिरिमिडिन के अंदर सिंगल एरोमेटिक रिंग होती है, 3 मेंबर आते हैं, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। साइटोसिन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन को T से करते हैं और यूरेसिल को U से करते हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेस किसको बना रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड को बना रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और आरएनए में भी प्रेजेंट होता है। दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है ना, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों को, आरएनए और डीएनए को दोनों कौन बनाते? दोनों को न्यूक्लियोटाइड ही बना रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजनस बेस भी दोनों में ही प्रेजेंट होगा, डीएनए में भी होगा और आरएनए के अंदर भी होगा। अब यहाँ पे हमने क्या बात की कि दो टाइप के हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। अब ध्यान रखना, जो प्यूरिन जो है कौन कौन है, एडेनाइन और ग्वानिन है। एडेनाइन और ग्वानिन डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है, दोनों में ही प्रेजेंट होता है प्यूरिन। बोथ प्यूरिन आर प्रेजेंट इन डीएनए और आरएनए। लेकिन अगर हम पिरिमिडिन की बात करते हैं तो इसमें ये जो साइटोसिन जो है, साइटोसिन भी दोनों में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, साइटोसिन जो है वो डीएनए में भी होता है और वो आरएनए में भी होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं थायमिन की, थायमिन एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो ओनली डीएनए में ही प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन डीएनए, आरएनए में नहीं होता है, एब्सेंट इन आरएनए। तो आरएनए में थायमिन प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं कि फिर आरएनए में क्या होता है। तो आरएनए के अंदर ये जो थायमिन है ना, इसको रिप्लेस कर देता है कौन, यूरासिल। तो ये जो यूरासिल है ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन आरएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार बताइए, यहां तक चीजें समझ में आई? यस मैम। असीमता आपको? हाँ जी, अगर समझ में आ गया तो देखो यहाँ पे देखते हैं आपकी न्यूक्लियोटाइड, सॉरी नाइट्रोजनस बेस। एक मिनट, एक मिनट का टाइम दीजिए बस। आपको प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमने क्या बात की अभी कि नाइट्रोजनस बेस क्या है, दो होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो प्यूरिन है इसकी टू रिंग नजर आ रही है, एक तो ये वाली है और सेकंड ये वाली है। एरोमेटिक रिंग है दोनों के अंदर, सिंगल एंड डबल बॉन्ड है ना, देख सकते हो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और ये जो पिरिमिडिन है यहाँ पे देखिए ओनली वन ही रिंग है। तो सबसे पहला अगर आपको कभी स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंस करना हो ना, मान लेते हैं कि दो स्ट्रक्चर दे दिए एंड कोई आपसे पूछे कि कौन सा प्यूरिन है कौन सा पिरिमिडिन है, तो सबसे आइडेंटिफिकेशन पॉइंट सबसे इजी है कि प्यूरिन के अंदर टू रिंग होती है, पिरिमिडिन के अंदर ओनली वन ही रिंग होती है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस प्यूरिन की, और प्लीज आप भी इसको साथ में ड्रॉ करोगे अपनी कॉपी में, लेकिन जस्ट पहले मैं समझा दूं यहाँ पे आपको। जो प्यूरिन जो है टोटल यहाँ पे 9 मेंबर होते हैं, ये 9 मेंबर्ड रिंग होती है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नजर आ रहा है। प्यूरिन के अंदर टोटल कितने मेंबर हैं, 9 मेंबर हैं। और आप ये देख भी सकते हो कि इस मेंबर के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये है कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन भी है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना प्यूरिन के अंदर टोटल 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको कि प्यूरिन में बताइए टोटल कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो 1 2 3 4, तो टोटल और मेंबर कितने हैं, 9 मेंबर हैं, जिसमें से
हमारे पास कितने नाइट्रोजन है? 4 नाइट्रोजन है। अब आप खुद ही बता दो, अगर 9 मेंबर में से 4 नाइट्रोजन हो गए तो कार्बन कितने हो गए? 5 कार्बन हो गए ना। फिर काउंट कर पा रहे हो यहाँ पे? 1 यस मैम। 2 3 4 तो नाइट्रोजन हो गए। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। अब उसके बाद ये पिरिमिडिन देखिए, पिरिमिडिन के कितने कितने मेंबर है टोटल? 6 मेंबर है। 6 मेंबर रिंग होती है, जिसमें से हमारे पास ओनली 2 ही नाइट्रोजन होते हैं। 2 नाइट्रोजन है तो बचे कितने? 4। 4 क्या होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। तो 1 और 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ पे 1 2 3 4 क्या है? 4 होते हैं कार्बन। अब आप सोचोगे कि हम ये स्ट्रक्चर क्यों कर रहे हैं? स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो अगर आपको उसको उसके आंसर देने हैं तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे, बिना स्ट्रक्चर से आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे प्यूरिन की। तो हमने यहाँ पे क्या कहा? प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन के अंदर एक आता है एडेनाइन और सेकंड आता है ग्वानिन। तो आप देख सकते हो एडेनाइन और ग्वानिन दोनों ही क्या है? प्यूरिन है। दोनों के पास ही 2 रिंग प्रेजेंट होती है, और दोनों के पास क्या है? 9 मेंबर है। अब इनको यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है? कैसे मान लेते हैं कि अगर स्ट्रक्चर आ जाता है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में भी है, जब आप ये बायोमोलिक्यूल्स करोगे ना, वहां पे केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल्स आता है, तो वहां पे आपको ये सारे स्ट्रक्चर करने पड़ेंगे। आप बायो में भले ना करो, लेकिन वहां करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा एडेनाइन है, इसका ये देखिए नाइट्रोजन, जहां पर नाइट्रोजन है इसको हमने 1 नंबरिंग दी है। अब ये तो आपको पता है ना कि ये हम नॉमेनक्लेचर में करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि नंबरिंग कैसे देते हैं। ठीक है, तो अभी हम जस्ट इतना करेंगे यहाँ पे। को पहले देते हैं। हाँ जी, फंक्शनल ग्रुप को पहले देते हैं वही फंक्शन ग्रुप पे, और फिर हम वहाँ पे अल्फाबेटिकली भी देखते हैं। बहुत कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे बस अभी हम रूल्स की तरफ तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए, नाइट्रोजन नंबर 1 है, तो इसको हमने नंबरिंग 1 दी है, 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे देखिए, जो कार्बन नंबर 6 है एडेनाइन में, वहां पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, और ये इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता है कि जो एडेनाइन है वो क्या चीज कंटेन करता है? अमाइनो ग्रुप कंटेन करता है। कौन से नंबर कार्बन पे? 6 नंबर कार्बन पे वो आपका अमाइनो ग्रुप को कंटेन करता है। और ये बहुत सिंपल है, आपको पता क्या करना है? जस्ट ओनली प्यूरिन वाले स्ट्रक्चर को 2-3 बार ड्रॉ करके देखना है। वो आप अभी करके देखोगे तो आपको खुद ही आ जाएगा। ये देखिए, आपने 6 नंबर कार्बन था, अब यहाँ पे आप ये हाइड्रोजन हटा दो और अमाइनो लगा दो, देखो बन गया, पूरा हो गया ना, पूरा कंप्लीट। देख पा रहे हो? पूरा स्ट्रक्चर सेम वैसा का वैसा ही है, कोई फर्क नहीं यहाँ पे। तो ये प्यूरिन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पे 6 नंबर पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा देते हो तो ये बन जाता है एडेनाइन। अब ग्वानिन में देखिए, ग्वानिन में थोड़ा सा उल्टा है। ग्वानिन में क्या है? जो हमारा सेकंड नंबर कार्बन होता है, सेकंड नंबर कार्बन पे होता है अमाइनो, और जो हमारा 6 नंबर कार्बन होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास आपका ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप, जो आप इधर देख सकते हो। इस प्यूरिन में ही देखिए, हमने सेकंड नंबर कार्बन पे कौन सा ग्रुप आ गया है? अमाइनो ग्रुप आ गया है, और हमारा ये जो 6 नंबर कार्बन है, यहाँ पे आ गया है आपका ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर एकदम टोटली कंप्लीट हो गया, और कुछ भी नहीं है इसमें, एडेनाइन और ग्वानिन। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब आप +1 में बायोमोलिक्यूल्स करोगे ना, तो यहाँ पे अक्षय में कुछ +1 का भी लेकर आई है। तो आप देख सकते हो +1 में हमारे पास इसको एडेनाइन का स्ट्रक्चर दिया गया है, वहां पे ये मेंशन है। तो एडेनाइन तो आपको करना ही पड़ेगा, देखिए लिखा भी है प्यूरिन। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन नंबर 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो, अब थ्योरी में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि यहाँ पे टोटल 9 मेंबर होते हैं, लेकिन डायग्राम दिया है तो क्वेश्चन आ सकता है फिर यहाँ से। और ये भी साफ साफ नजर आ रहा है कि जो 6 नंबर कार्बन है वहां पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर हो रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो प्यूरिन है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए पिरिमिडिन, ड्रॉ भी करने हैं, जस्ट ओनली अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं स्ट्रक्चर को। जो हमारा पिरिमिडिन है, सबसे पहली चीज साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल में क्या होती है कि इनका जो कार्बन नंबर 2 होता है ना, वहां पे हर जगह देखिए
कार्बोनिल ग्रुप होता है। पता है ना कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड हो, पता है इसके Yes, बारे में? ma'am. तो यहाँ पे देखिए साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल सब में क्या है? कार्बन नंबर सेकंड में कौन प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके बाद अब आपको ऐसे ना इसको सीटीयू करके ही करना है, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। सीटीयू भी कर सकते हो या फिर सीयूटी भी कर सकते हो, सीयूटी भी कर सकते हो और सीटीयू भी कर सकते हो। अब देखिए इसके बाद क्या है, एक तो इनमें कॉमन फीचर आ गया सब में कि सेकंड नंबर कार्बन पे क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमारा ये जो साइटोसिन है इसका फोर्थ नंबर कार्बन देखिए यहाँ पे होता है आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट। तो अमाइनो ग्रुप कहाँ पर होता है? फोर्थ नंबर कार्बन में। किस केस में? इन केस ऑफ साइटोसिन। कुछ भी नहीं, साइटोसिन डन, कंप्लीट, और कुछ भी नहीं है। थायमिन और यूरासिल के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, बहुत ज्यादा, और यही सही क्वेश्चन आते हैं थायमिन और यूरासिल से। यहाँ पे देखिए दोनों के कार्बन नंबर सेकंड सेम है, दोनों के कार्बन नंबर 4 भी सेम है। ये देखिए इनके सेकंड नंबर कार्बन पर भी, यहाँ पर सेकंड नंबर पे भी कार्बोनिल ग्रुप है, फोर्थ नंबर पर भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और यूरेसिल हो गया डन इस तरीके से। लेकिन आपको पता है, अगर मैं थोड़ा सा आपको अभी आगे का बताना चाहती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछना कि पहले कौन आया है, डीएनए की आरएनए, तो स्टडी हमें ये बताती है कि आरएनए पहले आया है, आरएनए से ही डीएनए डिराइव हुआ है। पता है आपको इसके बारे में? इसीलिए हम बात करते हैं आरएनए वर्ल्ड की। तो आरएनए के अंदर हम क्या बोलते हैं? आरएनए के अंदर क्या होता है? यूरासिल होता है, थायमिन तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस यूरासिल के अंदर इसकी 5th नंबर पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं ना, तो ये बन जाता है आपका थायमिन। ये देखो, इसीलिए थायमिन का सेकंड नेम होता है 5 मिथाइल यूरासिल। समझ में आ रहा है? तो 5 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ गया, तो 5 मिथाइल यूरासिल इसका सेकंड नेम होता है थायमिन का। और ये आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, और यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आए हैं कि 5 मिथाइल यूरासिल किसका फीचर होता है, मतलब किसका दूसरा नाम होता है? ये थायमिन का नाम होता है। समझ आ गया आपको? यस मैम। असीमता, ये आप ज्वाइन कर रहे हो? नो मैम, मैं तो ज्वाइन ही हूँ। ओके। जसबीर सिंह, ये कौन है? ओके। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने क्या किया, यहाँ पे प्यूरिन और आपके पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर किए। अब एक काम करना, मैंने आपको कहा था कि कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? Yes, लेकिन ma'am. अब एक काम करना प्लीज, पेंसिल लिखी हुई और पेंसिल एंड आपका इरेजर लेके बैठना। अभी हम ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, बहुत ही इजी है। पेंसिल ले लो अगर आपके पास अभी नहीं है तो। पेन लेके बैठोगे पेंसिल लेकर? मैम पेन है। तो एक काम कीजिए फिर जल्दी से, फिर ना पेंसिल उठा लीजिए और साथ में इरेजर भी। पेंसिल लिए तो जमाना हो जाता है। हाँ जी, मैम पेंसिल यूज किया 2-2.5 साल हो गए। 2 सालों के, लेकिन आपको तो रखनी चाहिए। असीमता आप? यस मैम, ले ली पेंसिल। चलो ठीक है, अब फिर काम करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। और मैं सच्ची कह रहा हूँ आपको आज ही सारे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाना है। प्यूरिन का, तो प्यूरिन में टोटल कितने मेंबर थे? 9 मेंबर थे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला मेंबर कौन था? नाइट्रोजन, फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद कार्बन, उसके बाद दोबारा नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन है, सेकंड पे कार्बन है, और थर्ड में दोबारा नाइट्रोजन है। इसके बाद कार्बन, कार्बन, और यहाँ पे आता है कार्बन। तो प्लीज थोड़ा सा पे लोकेशन देख लीजिए कि फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन है,
बाकी हर जगह कार्बन है। तो यहाँ पे ये 3 हो गया, ये 4th हो गया, ये 5th हो गया और ये 6th हो गया। इसके बाद 7th पे दोबारा नाइट्रोजन है, यहाँ पे 7th पे कौन है, दोबारा नाइट्रोजन। इसके बाद 8 पर है कार्बन और 9 पर है दोबारा नाइट्रोजन। अब यहाँ पे इनको कंबाइन कर लीजिए, ठीक है, हो गया। 7th पे ये 8th नंबर है और ये हमारे पास आपका ये है 9th। तो यहाँ पे प्लीज लोकेशन देख लीजिए कि नाइट्रोजन आपका 1 पर है, 3 पर है, उसके बाद 7 पे है, 9 में है। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, 1 और 7 लर्न कर लो, उसका एक छोड़कर है, ठीक है। 1 है, 2 पर नहीं, 3 पे है, 7 पर है, 8 पर नहीं, 9 पर है। समझ आ रहा है नाइट्रोजन ऐसे याद हो गया। अच्छा, ऐसे लर्न हो गया, चलो फिर तो अच्छी बात है। अब ये रिंग कैसी है, एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट M2n pi इलेक्ट्रॉन। ऑल्टरनेट यहाँ पे सिंगल एंड डबल बॉन्ड आएंगे। तो यहाँ पे कर लीजिए एक मिनट, एक्चुअली यहाँ पे हाँ सॉरी, कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन भी यूज कर लीजिए। अच्छा ये तो पता है ना, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 में 4 बना सकता है। इसको बना लीजिए अच्छे तरीके से और यहाँ पे हाँ बॉन्ड बना लीजिए। ये आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल। अब यहाँ पे डबल आ गया तो ये यहाँ तो डबल नहीं आ सकता ना, इसलिए हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया। ये समझ आ गया आपको। नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे दिख ही रहे, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 भी बना सकता है। हाँ जी मैम नाइट्रोजन 4 भी बना सकता है बॉन्ड मैक्सिमम। अच्छा ठीक है, कार्बन तो मैक्सिमम 4 ही बना सकता है। यस मैम, उसकी वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पे देखिए ये बन गया हमारा आपका जनरल स्ट्रक्चर किसका, प्यूरिन का। अब ये भी हम अब प्यूरिन में कौन कौन चले आते हैं, प्यूरिन में आता है एडेनाइन और ग्वानिन। अब यहाँ पे देखिए जो एडेनिन है उसके कार्बन नंबर 6 पे कौन सा ग्रुप आएगा, अमाइनो ग्रुप आएगा और बस कहानी खत्म। तो यहाँ पे देखिए जो ये प्यूरिन वाला स्ट्रक्चर था, यहाँ पे अब अमाइनो ग्रुप लगाना है, इस हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। अगर 6 नंबर पोजीशन पर यहाँ पे अमाइनो आ रहा है, अब प्लीज आपको ये अलग से बनाना है, मैं तो यहाँ यहीं पे इसको बना रही हूँ, लेकिन प्लीज आप पूरा बनाइए। तो यहाँ पे 6 नंबर पोजीशन पर कौन आ गया है, हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया, अमाइनो ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया और ये बन गया आपका एडेनाइन। समझ आया। इसके बाद मिनट मैम ड्रॉ कर रहे हैं दोबारा। लर्न हो गया। यस अब यहाँ पे देखिए जो ग्वानिन है, ग्वानिन का जो 6 नंबर कार्बन है वहां पर अमाइनो नहीं है, वहां पे कौन सा है, ऑक्सीजन है। और आप लर्न करने के लिए सीधा आप इधर कार्बोनिल ग्रुप लिख लीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड ओ। इसके साथ साथ ग्वानिन में जो कार्बन नंबर 2 है वहां पर अमाइनो ग्रुप है। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि ग्वानिन में अमाइनो ग्रुप भी आएगा, साथ में कार्बोनिल भी आएगा, लेकिन यहाँ पे पोजीशन के अंदर फर्क आ जाएगा। 6 नंबर पे कार्बोनिल और 2 नंबर पे अमाइनो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं या अगर मैं इसी को यहाँ पे रिमूव करूं तो देखो ये तो एडेनाइन हो गया। और अगर मैं यहाँ पे इसको अब बनाना चाहती हूँ आपका, एक मिनट, अगर मैं इसको ग्वानिन बनाना चाहती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा 2 नंबर कार्बन है 2 पे क्या आएगा, अमाइनो। तो यहाँ पे अमाइनो आ गया और यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम 6 नंबर कार्बन पर अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है, अब दो जगह तो डबल बॉन्ड नहीं आ सकते ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ही एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ।
समझ आ रहा है कैसे हुआ है? वास्तुशिल्पता। यस मैम। हम्म यस मैम। तो अब ये बन गया है आपका ग्वानिन।